हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू इंडोलॉगस। तो साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज का आज हमारा रहने वाला है पार्ट 7। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा पहला क्वेश्चन है, इट बिकम्स मिल्की व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो इन लाइम वाटर, दिस इज कॉज बाय द फॉर्मेशन ऑफ। तो क्वेश्चन है कि अगर हम लोग लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 को अगर फ्लो करवाते हैं तो वो क्या बन जाता है, मिल्की बन जाता है। तो ये किसके फॉर्मेशन की वजह से होता है? देखो, लाइम वाटर का केमिकल नेम क्या होता है? दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो जब भी हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH2 से अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फ्लो करवाते हैं तो ये क्या बनाता है? ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O भी निकलता है, वाटर भी निकलता है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो याद रखिएगा, जब भी हम लोग लाइम वाटर के अंदर यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को अगर फ्लो करवाते हैं तो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, जब भी हम लोग वाइट वॉशिंग करते हैं तो उसके 2-3 दिन के बाद फॉर्म होता है। और ये क्या प्रोवाइड करता है? ये जो हमारे जो वॉल होते हैं यानी जो दीवार होते हैं उसको एक शाइनी सरफेस, शाइनी फिनिश प्रोवाइड करता है, शाइनी फिनिश प्रोवाइड करता है। ओके, कौन सा? कैल्शियम कार्बोनेट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पे वही लिखा हुआ जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनसाइड द मैग्नेट द फील्ड लाइन मूव्स इन विच डायरेक्शन। देखो, इस क्वेश्चन का ना मतलब ज़्यादातर लोग गलती आंसर करते हैं, क्योंकि बिकॉज जनरली जब हम लोग एग्जाम में होते हैं ना तब, क्योंकि हम लोग ये जो इनसाइड वगैरह होता है ना, ये जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के चलते हम लोग ये पढ़ते ही नहीं है, सिर्फ मैग्नेट पढ़ लेते हैं और टिक कर देते हैं आंसर ये फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। बट ये गलत है, नॉर्थ से साउथ नहीं होगा। देखो, मान लो ये हमारा ये मैग्नेट है, यहाँ पे हमारा नॉर्थ पोल है, यहाँ पे है क्या? साउथ पोल। मैग्नेट के अंदर ना एक क्लोज लूप बनाता है। ओके, ये क्या है? ये एक क्लोज लूप बनाता है। तो अगर आपसे पूछे कि जो फील्ड लाइन है आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर अगर पूछे, आउटसाइड द मैग्नेट पूछे, तो फील्ड लाइन कौन से डायरेक्शन में हो जाएगा? वो हो जाएगा नॉर्थ से साउथ। तो अगर आउटसाइड पूछे तो उसका आंसर होगा नॉर्थ से साउथ। बट अगर इनसाइड द मैग्नेट पूछे, और यहाँ क्वेश्चन में क्या था? इनसाइड द मैग्नेट था, मैग्नेट के अंदर पूछे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? साउथ से नॉर्थ। आपको दिख रहा होगा, साउथ से नॉर्थ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। ओके, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इनसाइड पूछे तो नॉर्थ से साउथ, अगर आउटसाइड पूछे तो साउथ से नॉर्थ। याद रखिएगा, छोटा सा डिफरेंस है बट इंपॉर्टेंट है। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हाइट कैन ही जंप ऑन मून इफ पर्सन जंप्स 1.5 मीटर हाइट ऑन द अर्थ। देखो, क्वेश्चन पूछा गया कि अगर एक पर्सन जो है वो अर्थ पे कितनी ऊंचाई तक, कितनी हाइट तक जंप कर पा रहा है? 1.5 मीटर। तो यही पर्सन जो है वो मून पे कितना जंप कर पाएगा? देखो, जो वेट होता है ना अर्थ पे, वो क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी होता है। लेकिन यही वेट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो मून पे क्या हो जाता है? 1/6 हो जाता है। मतलब कि मान लो अगर कोई चीज़ अर्थ पे 6 न्यूटन से अगर नीचे खींच रही है तो वही मून पे क्या हो जाएगा? सिर्फ 100 न्यूटन से ही नीचे खींचेगा। मीन्स क्या हो गया कि आप अगर अर्थ पे हो तो अर्थ पे आप ज़्यादा जंप कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू, मतलब 6 टाइम आप ज़्यादा जंप कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू अर्थ के कंपैरिजन में, ठीक है। मून पे आप ज़्यादा जंप कर सकते हो। तो यहीं अगर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? मैंने क्या बताया था कि 1/6 हो जाता है मून पे, ठीक है। तो हम लोग 1.5 को क्या लिख सकते हैं? 3/2 लिख सकते हैं, राइट। तो 3/2 को आप 6 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 1/6 तो जाता है ना, तो क्या हो जाएगा? इसको आप काटोगे तो 3, तो 3 जा कितना होता है? 9 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 मीटर। याद रखिएगा कि मून पे जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसका क्या हो जाता है? 1/6 हो जाता है। ओके, 1/6 ऑफ द वेट ऑन द अर्थ, ठीक है। जो भी वेट अगर अर्थ पे होता है उसका 1/6 हो जाता है मून पे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी इन अ सिंगल शेल डिपेंड्स ऑन विच फॉर्मूला। तो देखो, कोई भी जो एटम होता है उसके बीच में क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है, और उसके साइड साइड में क्या होते हैं? शेल्स होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो शेल है इसके अंदर कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकता है, इसको हम लोग कौन से फॉर्मूला से निकालते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला होता है 2n²। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2n²। तो आप इसको निकालोगे कैसे? मान लो कि हम लोग को फर्स्ट शेल का निकालना है। ओके, फर्स्ट शेल का निकालना है, तो n क्या हो जाएगा हमारा? 1, राइट। फॉर्मूला क्या था? 2n²। तो 2 इंटू आप क्या करोगे? n का स्क्वायर करना है ना। तो पहला क्या था? 1 मान लिया था हमने। n क्या था हमारा? 1। फर्स्ट शेल का निकाल रहे हैं हम लोग, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो क्या हो जाएगा? 2। पहला जो हमारा जो फर्स्ट शेल है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सिमिलरली अगर आप n को 2 मानो, मतलब कि अगर हम लोग सेकेंड शेल का देखें
तो उसमें क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 2 क्या होता है 4, 4 2 8। तो यहाँ पे सेकंड जो शेल होगा उसमें 8 आ जाएगा। वैसे ही आप बाकी का निकाल सकते हो, जैसे अगर आप n को 3 मानोगे तो उसमें 18 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, अगर आप शेल 4 का निकाल रहे हो तो उसमें 32 हो जाएगा। तो ऐसे आप निकाल सकते हो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, डैश रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिजन। इनमें से कौन सा जो है ये मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस होता है। ओके, तो देखो इसका जो रिप्रोडक्शन होता है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। जो रिप्रोडक्शन होता है ना, ये दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड दूसरा जो होता है वो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसके अंदर 2 पेरेंट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं, वेयर एज जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसके अंदर सिर्फ एक सिंगल पेरेंट यानी एक ही पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व रहता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको किस में देखने के लिए मिलेगा? ह्यूमन बीइंग, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है किस में देखने के लिए मिलेगा? ह्यूमन बीइंग के अंदर। वहीं जो आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये किस में देखने के लिए मिलेगा? आपको अमीबा हो गया, अमीबा के अंदर देखने के लिए मिलेगा, देन प्लास्मोडियम हो गया। तो इन सब में आपको जो है ये देखने के लिए मिलेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था? मल्टीपल फिजन से रिलेटेड, ठीक है। तो मल्टीपल फिजन में क्या होता है, देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे जो है चीज़ें जो है रिप्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ मल्टीपल, जैसे कि हो गया बडिंग हो गया, है ना, यहाँ पे मल्टीपल फिजन, हम लोग उन सबको भी डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे मल्टीपल फिजन को देख लेते हैं। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है वो डिवाइड हो जाता है बहुत सारे डॉटर सेल्स के अंदर, ये होता है मल्टीपल फिजन के अंदर। और मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल क्या हो गया? पैरासाइट हो गया, प्लास्मोडियम हो गया। ओके, तो ये एग्जाम्पल किसके हैं? मल्टीपल फिजन के। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लास्मोडियम दिया। अगर यहाँ पे प्लास्मोडियम ना देकर के पैरासाइट रहता तो वो भी सही रहता। तो बाकी के हम लोग देख लेते हैं और भी चीज़ें, जैसे कि देखो जो ईस्ट होता है, ईस्ट और हाइड्रा के अंदर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो टेक प्लेस लेता है वो कौन सा होता है? वो बडिंग होता है। तो और प्लेनेरिया के अंदर कौन सा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? रीजनरेशन होता है। वहीं राइजोपस के अंदर कौन सा होता है? स्पोर फॉर्मेशन। मल्टीपल फिजन के थ्रू कौन सा निकलता है? पैरासाइट एंड प्लास्मोडियम, ये हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट है बाइनरी फिजन, किसमें होता है? अमीबा के अंदर। देन स्पाइरोगायरा के अंदर क्या होता है? फ्रेगमेंटेशन होता है। इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो मलेरिया होता है ना, ये किसके द्वारा होता है? ये होता है इसी प्लास्मोडियम के द्वारा होता है, ठीक है। इज कॉज्ड बाय प्लास्मोडियम एंड ये प्लास्मोडियम क्या होता है? ये होता है पैरासिटिक इन नेचर होता है। पैरासिटिक इन नेचर होता है। पैरासिटिक इन नेचर का मतलब क्या होता है कि ये जो है क्या करता है? ये दूसरे की बॉडी में रहता है एंड वहाँ से जो है न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करता है, वहाँ से न्यूट्रिशन को लेता है। तो यही जो प्लास्मोडियम है ना, ये जो प्लास्मोडियम है ये हमारे बॉडी के अंदर आते हैं एंड यहाँ से क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेते हैं और हमें क्या कर देता है? बीमार कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इट इज़ ईजी टू बर्स्ट अ गैस फिल्ड बलून विथ अ निडल दैन विथ अ नेल, इट इज़ बिकॉज। देखो क्वेश्चन पूछा गया कि मान लो एक बलून है एंड ये गैस से पूरा भरा हुआ है, ठीक है। तो ये इजी है कि हम लोग इसको अगर हम लोग किसी सुई से चुभाएं तो ये जल्दी फूट जाएगा, ठीक है। इजीली हम लोग इसको बर्स्ट कर सकते हैं। वहीं अगर हम लोग इसको कील चुभा के करें, तो अगर हम लोग कील से चुभाएंगे तो उतना ईजी नहीं होगा फोड़ना जितना अगर हम लोग इसमें एक सुई को चुभाए तो ये क्यों होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया। देखो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि प्रेशर जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है एरिया के। अगर प्रेशर इंक्रीज होगा तो एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा और अगर एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, राइट। तो देखो आपने नेल को देखा होगा, जो कील होता है ना वो थोड़ा आगे से मोटा होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम लोग क्या करें, अगर सुई को ले तो, अगर एक निडल को ले तो, ये मान लो एक निडल है और ये सुई है, तो इसका क्या है? आपको एरिया दिख रहा है, इसका एरिया क्या है? ज़्यादा, यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। वहीं अगर हम लोग एक निडल को देखें तो इसका एरिया क्या है? इसका एरिया कम है, यानी कि प्रेशर क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, निडल, क्योंकि एक्सर्ट करता है ज़्यादा प्रेशर, क्योंकि इसके पास एरिया क्या है? कम है, देन द नेल ऑन द बलून। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंगल डिजीज, इनमें से कौन सा जो है एक कवक रोग यानी कि एक फंगल डिजीज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज रिंग वॉर्म। तो और भी बहुत सारे फंगल डिजीज होते हैं, उन सबको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। पहला हो गया हमारा, क्योंकि एग्जाम में आपसे ये ना दे करके रिंग वॉर्म के बदले कोई भी दे सकता है ना इनमें से, तो पहला हो गया हमारा बॉलनेस यानी कि जो गंजापन होता है वो। सेकंड हो गया रिंग वॉर्म जो हम लोगों ने देखा अभी। फिर थर्ड हो गया एजमा या फिर आप अस्थमा बोल लो। फोर्थ है एथलीट फूड। एथलीट फूड देखो कैसे होता है, जो एथलीट्स होते हैं ना
वो क्या करते हैं, वो लोग शूज़ वगैरह पहनते हैं ना, तो स्वेटिंग की वजह से ना फंगस वहाँ पे डेवलप हो जाता है। तो ये वही क्या होता है, वो होता है एथलीट फूड। देन फिफ्थ हो गया हमारा स्केबीज। तो ये याद रखिएगा, इसको याद करने का एक ट्रिक है। कौन सा? ये है, देखो हम लोग ब्रास को कैसे लिखते हैं, BRASS लिखते हैं, लेकिन ट्रिक है हमारा यहाँ पे हम लोग SS ना लिख करके AA लिखेंगे। ओके, बस इतना सा आपको याद रखना है। तो आपको ये सारे जो फंगल डिजीज है ना ये याद हो जाएंगे। B फॉर क्या हो गया, बॉनलेस। देन R फॉर हो गया रिंगवॉर्म, A फॉर हो गया एजमा, A फॉर हो गया एथलीट फूड एंड S फॉर स्केबीज। बाकी के ऑप्शंस को भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो बाकी के ऑप्शंस हैं, देखो ल्यूकोडर्मा क्या होता है, इस पे ना जो हमारा जो बॉडी होता है, इसमें क्या होता है, हमारे जो बॉडी होते हैं ना उस पर वाइट से दाग हो जाते हैं। देखो आप यहाँ पे देख पाओगे बॉडी पे क्या होता है, ऐसे वाइट से ना दाग हो जाते हैं। ये किसके वजह से होता है? ये होता है एक पिगमेंट होता है उसकी कमी से। कौन सा पिगमेंट? जो हमारा जो बॉडी होता है ना, इसमें एक मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है। मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है। ये क्या करता है, ये हमारे स्किन को ना कलर प्रोवाइड करता है। और जब यही पिगमेंट जो है, ये जो मेलानिन है, जब ये कम बनता है ना, तो ये ऐसे वाइट से जो पैचेस होते हैं या फिर आप बोलो जो दाग होते हैं वो हो जाते हैं। तो ये किसके वजह से होता है? ये डिजीज़ किसके वजह से होता है? ये होता है ड्यू टू, अगर हमारे बॉडी में मेलानिन जो है अगर कम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ दिस पिगमेंट। ओके, मेलानिन पिगमेंट की वजह से। नेक्स्ट हम लोग देखें अगर ऑप्शन, तो जो एक्जिमा है ये क्या होता है, ये रैशेज हो जाते हैं हमारे बॉडी पे। आप यहाँ पे देख रहे हो कि रैशेज हो जाते हैं हमारे बॉडी पे, यही होता है एक्जिमा में। देन हो गया एलिफेंटियासिस। देखो एलिफेंटियासिस में क्या होता है, हमारा पैर जो है ना एलिफेंट की तरह हो जाता है, इसलिए इसका नाम रखा हुआ है एलिफेंटियासिस। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एकदम मोटा सा पैर हो जाता है। तो ये क्या है, एलिफेंटियासिस जो है ये एक पैरासिटिक डिजीज़ है। एंड ये किसके द्वारा होता है? ये होता है वुचरेरिया बैंकग्राफ्टी के द्वारा। यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 सेक। ये किसके वजह से होता है? वुचरेरिया बैंकग्राफ्टी की वजह से होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द एडिशन ऑफ जिप्सम टू पोर्टलैंड सीमेंट हेल्प्स इन। देखो अगर जो सीमेंट होता है ना, जो सीमेंट होना, ये बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। उन्हीं में से एक टाइप है इसका पोर्टलैंड सीमेंट। और ये क्या है, ये वन ऑफ द कॉमन, मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन जो सीमेंट होता है ना वो यही होता है, ये पोर्टलैंड सीमेंट है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि अगर हम लोग द एडिशन ऑफ जिप्सम, अगर हम लोग पोर्टलैंड सीमेंट, अगर हम लोग सीमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, जिप्सम को ऐड कर रहे हैं, तो ये किस चीज़ में हेल्प करता है? तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो ये पोर्टलैंड सीमेंट है ना, इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 होता है। देन होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे आप सिलिका भी बोलते हैं। उसके बाद होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है, AlO3 भी होता है। तो याद रखिएगा कि पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्या क्या? कैल्शियम कार्बोनेट, उसके बाद हो गया सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे आप सिलिका भी बोलते हो, एंड उसके बाद एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये तीनों होते हैं। मूविंग बैक टू द क्वेश्चन, तो हम लोग इसके अंदर जिप्सम, पोर्टलैंड सीमेंट के अंदर जिप्सम क्यों ऐड करते हैं? क्यों करते हैं? बिकॉज ये क्या करता है, ये जो ऑप्शन इसका सही होगा, बिकॉज ये प्रिवेंट करता है जो रैपिड सेटिंग होता है सीमेंट का। वो देखो अगर हम लोग सीमेंट के अंदर ना वाटर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, इसके वजह से जो हमारा जो सीमेंट है ना वो बहुत जल्दी जम जाता है, बहुत जल्दी जम जाता है, जिसके वजह से हमारा जो दीवार होता है ना उसमें ना क्रैक डेवलप हो जाता है। अगर आप उसे कहीं पे भी लगाओगे तो क्रैक्स आ जाते हैं। इसलिए हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, जिप्सम को डेवलप करते हैं, बिकॉज ये क्या करता है, ये जो सेटिंग जो होता है ना सीमेंट का उसे कम कर देता है। मतलब इसका जो जमना होता है ना वो कम कर देता है, वो उतना जल्दी नहीं जम पाता है एज कम्पेयर टू अगर हम लोग जब इसमें वाटर डालते हैं तो जिप्सम क्या करता है, उसका जो सेटिंग होता है उसको कम कर देता है, इसीलिए उसको जल्दी जमने नहीं देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ। तो आपको बताना है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जो सेल मेम्ब्रेन होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर वो किस चीज़ का बना हुआ होता है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में रहता है, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी रहता है एंड यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी रहता है। प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल में क्या हो गया, जैसे कि हो गया हमारा बैक्टीरिया, एंड यूकैरियोटिक एग्जांपल में हो गया प्लांट एनिमल, है ना, प्लांट एनिमल हो गया। तो देखो अगर हम लोग यूकैरियोटिक जो सेल है इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या होता है, ये रहता है हमारा सेल मेम्ब्रेन एंड इसके बाहर क्या रहता है, सेल वॉल। ये हो गया हमारा सेल वॉल और ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन या फिर आप बोलो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि यही जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किस चीज़ का बना रहता है, तो ये बना रहता है फोस्फोलिपिड का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फोस्फो का मतलब क्या हो गया, फॉस्फोरस, एंड लिपिड का मतलब क्या हो गया, फैट। ओके, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम लोग प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच में कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो प्रोकैरियोटिक सेल इसके नाम में ही डिफाइन कर रहा है, जैसे प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव या फिर आप बोल लो प्राइमरी। ओके, प्रिमिटिव या फिर प्राइमरी। एंड कैरियोट्स का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस।
ओके मतलब कि वो सेल जिसका जो न्यूक्लियस है वो क्या, वो प्रिमिटिव है यानी कि प्राइमरी है। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियर रीजन रहता है ना, इसका जो न्यूक्लियर रीजन रहता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ये बहुत ही ज़्यादा पुअरली डेवलप्ड रहता है, अच्छे से डेवलप नहीं रहता, पुअरली डेवलप्ड रहता है। एंड क्यों रहता है ये, किसकी वजह से, क्योंकि इसके पास जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहते हैं। ओके तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो प्रोकैरियोटिक सेल है हमारा, इसका जो न्यूक्लियर रीजन रहता है वो क्या रहता है, वो पुअरली डेवलप्ड रहता है। क्यों, बिकॉज इसके पास जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होता है इसीलिए। ओके तो यहाँ पे डिफरेंसेस देखो, न्यूक्लियर रीजन जो रहता है इसका क्या रहता है, एब्सेंट रहता है, लेकिन इसके पास क्या रहता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन रहता है जो कि सराउंडेड रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। एंड यहाँ पे क्या था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था, है ना, इसलिए इसका न्यूक्लियर रीजन भी उतने अच्छे से डेवलप नहीं रहता, पुअरली डिफाइंड रहता है। यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या रहता है, सिंगल क्रोमोसोम रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे मल्टीपल क्रोमोसोम्स रहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं वो एब्सेंट होता है, यानी कि जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं ना उसमें मेम्ब्रेन्स नहीं होते हैं। वेयर एज जो हमारा यूकैरियोटिक सेल है यहाँ पे जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं वो प्रेजेंट रहता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल का साइज क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है, वेयर एज यूकैरियोटिक सेल का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन B12 इज, तो आपको बताना है जो विटामिन B12 है इसके अंदर कौन सा जो है मेटल प्रेजेंट रहता है, तो इसके अंदर कौन सा रहता है, कोबाल्ट प्रेजेंट रहता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपसे यहाँ पे विटामिन 12 ना देकर के अगर पूछे आपसे विटामिन 9 के बारे में, ओके, तो विटामिन 9 के अंदर जो रहता है कौन सा मेटल रहता है, इसके अंदर रहता है आयरन। तो याद रखिएगा विटामिन 9 के अंदर आयरन रहता है, एंड विटामिन B12 के अंदर, विटामिन B9 के अंदर ओके आयरन रहता है, एंड विटामिन B12 के अंदर रहता है कोबाल्ट। ओके इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अभी हम लोग जितने भी जो बी वाले विटामिन होते हैं ना, लाइक B1, B2, B3, B9, B12, इन सबको देख लेते हैं बिकॉज क्वेश्चन आ सकते हैं उससे। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एंड दूसरा उससे होने वाली इसकी कमी से कौन सी डिजीज होती है। ओके तो पहला हमारा विटामिन B1, इसका साइंटिफिक नेम है थायमीन, एंड इसकी डिफिशियंसी से होता है बेरीबेरी। देन हो गया हमारा विटामिन B2, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, राइबोफ्लेविन, एंड इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं हमारे स्किन पे एंड लिप्स के कॉर्नर पे। देन हमारा विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3 इसका साइंटिफिक नेम क्या है, नाइसिन, एंड इसकी डिफिशियंसी से होता है पेलेग्रा एंड डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट हमारा विटामिन B5, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड, एंड इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, पेरिस्थीसिया होता है। पेरिस्थीसिया में क्या होता है, एक एबनॉर्मल एबनॉर्मल सेंसेशन होता है हमारे स्किन का, उसी को हम लोग बोलते हैं पेरिस्थीसिया। ओके नेक्स्ट है हमारा विटामिन B6, ओके, विटामिन B6 इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पेरिडॉक्सिन, एंड इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, एनीमिया। उसके बाद है हमारा विटामिन B12, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, बायोटीन, एंड इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, डर्मेटाइटिस एंड बॉडी पेन भी होता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B9, जिसके अंदर मैंने क्या बताया, कौन सा अगर मेटल रहता है पूछा जाए तो इसके अंदर रहता है आयरन। ओके आयरन रहता है, एंड इसका साइंटिफिक नेम क्या है, फॉलिक एसिड, एंड इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन B12, विटामिन B12 क्या रहता है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, साइनोकोबालामिन, यानी कि क्या हो गया, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन। ओके विटामिन B12 क्या है, कोबाल्ट कंटेनिंग विटामिन है, एंड इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, इसकी डिफिशियंसी से भी होता है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सिक्रीटेड बाय द सेल्स लाइनिंग दी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये सिक्रीट किया जाता है सेल्स के द्वारा, तो ये सेल्स जो है ये कहाँ पे रहता है, कि कौन से सेल्स के द्वारा जो है ये सिक्रीट किया जाता है, क्वेश्चन ये है। ठीक है, देखो हम लोग फूड लेते हैं, ठीक है, तो ये फूड क्या रहता है, हमारे फूड पाइप से कहाँ चला जाता है, हमारे स्टमक में चले जाता है। तो हमारा जो स्टमक है ना, यहाँ पे एक एसिड बनता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, HCl एक एसिड बनता है। ये जो HCl है ना, यही जो HCl है हमारे स्टमक के अंदर, ये जो HCl है यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या करता है, ये फूड को एसिडिक बना देता है। ओके क्या बनाता है, एसिडिक बना देता है, ताकि जो है अच्छे से डाइजेशन हो सके। ओके और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि जितने भी जो ऑर्गन होते हैं ना वो किससे बने रहते हैं, वो बने रहते हैं सेल से, बहुत सारे सेल्स से बने रहते हैं, राइट। तो वैसे ही जो हमारा स्टमक है ना, वो भी बहुत सारे, हमारा जो स्टमक है वो भी बहुत सारे सेल से मिलकर के बना हुआ है। तो इसी सेल से जो है HCl सिक्रीट होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये सिक्रीट किया जाता है बाय द सेल्स लाइनिंग दी स्टमक। ओके इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, द फ्लोरल पार्ट दैट रिसीव्स पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन इज। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्लावर का जो
कौन सा पार्ट है जो कि रिसीव करता है पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के दौरान। तो देखो पॉलिनेशन होता क्या है, ये एक मेथड है। पॉलिनेशन क्या है, ये एक मेथड है रिप्रोडक्शन का मेथड है किसमें के अंदर, इन प्लांट विच इज फ्लावर, वो प्लांट जिसके पास क्या होते हैं, फ्लावर होते हैं उसके अंदर। ओके तो देखो ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, जो फ्लावर होते हैं इसके क्या होते हैं, मेल पार्ट होता है एक, और एक होता है हमारा फीमेल पार्ट। ओके याद रखिएगा, इसका क्या होता है, एक मेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट होता है। मेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्टेमन, STAMEN। एंड जो फीमेल पार्ट होता है इसको आप क्या बोलते हो, पिस्टल बोलते हो या फिर बोलते हो कार्पल। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने क्या बताया कि फ्लावर होता है, ठीक है, इसके होता है एक मेल पार्ट, एक होता है फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन, एंड फीमेल पार्ट को क्या बोलते हैं, पिस्टल या फिर आप कार्पल बोलते हो। ओके कार्पल बोलते हो। तो स्टेमन यानी कि जो मेल पार्ट है इसके अंदर कौन कौन से होते हैं, एंथर होता है और एक होता है फिलामेंट। ओके एंड फीमेल पार्ट के अंदर क्या रहता है, स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, एंड वहाँ पे इसके अंदर क्या रहता है, ओव्यूल्स भी रहता है। ठीक है, तो फीमेल पार्ट में अगर पूछा जाए तो क्या क्या हो जाएगा, स्टिग्मा हो जाएगा, स्टाइल हो जाएगा एंड ओवरी हो जाएगा। एंड मेल पार्ट में अगर पूछे जाए तो क्या हो जाएगा, एंथर एंड फिलामेंट। इस पर भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सा मेल पार्ट के अंदर आता है और कौन सा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि कौन सा फ्लावर का पार्ट ऐसा है जो कि पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है पॉलिनेशन के दौरान। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, दैट इज स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा जो कि क्या है, फीमेल पार्ट है। तो ये जो है ये क्या करता है, ये रिसीव करता है पॉलन ग्रेन को पॉलिनेशन के दौरान। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यही चीजें है, फीमेल पार्ट एंड मेल पार्ट यहाँ पे लिखा गया, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम। देखो इस क्वेश्चन का भी ना हम लोग जनरली गलत ही अटेम्प्ट करते हैं, बिकॉज वही एग्जाम का प्रेशर कि हम लोग जल्दी जल्दी करने के चलते अच्छे से पढ़ते नहीं। तो हम लोग सीधा पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट है, यहाँ पे मार्क कर देंगे हाई प्रेशर टू लो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन ये गलत है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम। क्वेश्चन पूछा गया अगर इलेक्ट्रिक करंट जब पास होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन पूछा है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करता है वो पूछा गया है। तो देखो मान लो हमारा ये एक सर्किट है एंड इसके अंदर हम लोगों ने लगाया एक बैटरी। ओके ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये है इसका नेगेटिव टर्मिनल। एंड हम लोग ये भी सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे जो ये बैटरी है कितने वोल्ट की है, ये है 200 वोल्ट की। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि ये जो पॉजिटिव पॉइंट है एंड ये जो नेगेटिव पॉइंट है इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने वोल्ट का है, वो है 200 वोल्ट का। ठीक है, पॉजिटिव ये जो हमारा पॉइंट है एंड ये जो नेगेटिव पॉइंट है इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितने का हो गया, 200 वोल्ट का। कि हम लोगों ने इतने वोल्ट की बैटरी लगाई है, राइट। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, मतलब कि पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि जो पोटेंशियल जो है हमारा वो क्या है, पॉजिटिव का मतलब हो गया हाई पोटेंशियल। ओके एंड नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, लो पोटेंशियल। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, हाई पोटेंशियल, एंड नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, लो पोटेंशियल। एंड करंट जो है ना ये हमेशा क्या करती है, करंट जो है ये हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। ओके हमेशा क्या करती है, करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। लेकिन और जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना ये हमेशा जो है क्या करता है, अगर करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो करेगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होता है वो हमेशा करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है, अगर करंट कर रहा है हाई पोटेंशियल से लो तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लो पोटेंशियल से हाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मैंने क्या बताया कि वो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है करंट के। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या पूछा गया था, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। बिकॉज करंट क्या करता है वो, अगर करंट का पूछा जाए तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका क्वेश्चन ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इनमें से जो है कहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो हो रहा है। देखो तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बिकॉज यहाँ पे देखो ऑप्शन बी में आप देख सकते हो कि यहाँ क्या हो गया है, यहाँ पे बेरियम के बदले क्या, सोडियम के बदले क्या आ गया, बेरियम आ गया है। एंड यहाँ पे बेरियम के बदले क्या आ गया है, सोडियम आ गया, राइट। तो इन लोगों ने क्या कर दिया, एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, सोडियम के बदले बेरियम आ गया एंड बेरियम के बदले सोडियम आ गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। वहीं अगर आप ऑप्शन सी को देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। क्यों, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन जो है एंड ये जो ऑक्सीजन है ये क्या आ रहे हैं, ये कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बना रहे हैं। इसलिए क्या है, ये ऑप्शन सी जो है ये क्या है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है। एंड ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं,
एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन है अ सब्सटेंस एक्स इज यूज इन वाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस एक्स है जिसे हम लोग किसमें यूज़ करते हैं, वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। एंड इज ऑब्टेन बाय हीटिंग लाइमस्टोन इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और वो हमें कैसे प्राप्त होता है, कैसे मिलता है, जब हम लोग लाइम वाटर बोल दिया आई थिंक मैंने, सॉरी, लाइमस्टोन को जब हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर के एब्सेंस में। तो आपको आइडेंटिफाई करना है ये जो एक्स है, ये सब्सटेंस वो क्या है। ओके, तो देखो अगर हम लोग क्या पूछा गया था, लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन क्या बोला था, लाइमस्टोन यानी CaCO3 यानी लाइमस्टोन मतलब क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। जब भी हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO बनाता है, प्लस CO2 भी रिलीज होता है, ठीक है। तो क्या बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, CaO बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हुई है जो मैंने आपको बता दिया है। सो आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में करना। सो द क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई एन एग्जांपल ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस। तो आपको कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल बताना है कि इनमें से कौन सा जो वो कनेक्टिव टिश्यू है। ओके, मैंने टिश्यू पे मतलब पूरी एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हो, वहाँ से आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। सो ऑप्शन है आपके मसल्स, सेल्स, बोन्स या फिर फाइबर। इसका सही आंसर नीचे आप कॉमेंट सेक्शन में करना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। एंड आपको अगर इसकी फ्री में PDF चाहिए तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।